Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you guys are doing well. So finally I'm back with new video and इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 अल्काहलाइड एंड अमाइन्स के एमसीक्यूज को और इनके पीछे के लॉजिक को जानने की कोशिश करेंगे। कोई न्यू बुक है तो इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग्स भी हैं तो आपने घबराना नहीं है एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्लियर। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन जस्टिफाइज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, कि इनमें से कौन सा जो है वो हमें जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ वही है सेकेंडरी। तो बेसिकली आई थिंक अब तक आप चैप्टर तो पढ़ चुके होंगे तो आपको पता ही होगा, बट उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होता है उसमें अल्फा कार्बन पे, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन, जिस कार्बन पर हैलोजन या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, समझिए यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिए कार्बन की ना 4 वैलेंसीज होती हैं, एक तो इसके साथ हो गई, बाकी के बचे ये 3, ठीक है। अब ये 3 बचे ना, अब यहाँ पर अगर एक आर ग्रुप आ गया यानी अल्का, इस आर की जगह पे मिथाइल आ सकता है, इथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है एंड सो ऑन, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एक आर ग्रुप आ गया और बाकी जो बची वैलेंसीज उनमें हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखें तो ये हो जाएगा आर CH2Cl, ठीक है। ये एक प्राइमरी है, इसे हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे हम। तो देखिए प्राइमरी में आपने नोटिस किया आर ग्रुप जो है वो 1 है, तो इसे हम 1 डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह अगर एक और हम इसी चीज को कंसीडर कर लें, एक अल्फा कार्बन है, ठीक है, उस पे एक Cl है। अब यहाँ पर उसकी 4 वैलेंसीज होती हैं तो हमने 3 वैलेंसीज खोल दी, 2 आर ग्रुप दे दिए। अब इन आर ग्रुप के कुछ भी आ सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, इथाइल मिथाइल, प्रोपाइल, ब्रोमाइल, कुछ भी, ब्यूटाइल, ठीक है, सॉरी बीमार कह दिया मैंने, ब्यूटाइल, तो कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। और बची हुई एक वैलेंसी पर H, तो आपने देखा कि ये सेकेंडरी बन गया है और ये 2 डिग्री बना है क्योंकि यहाँ पे 2 आर है, ठीक है। तो आपने देखा सेकेंडरी में आर ग्रुप जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऑब्वियसली दिस वन, ठीक है। ये कौन सा है, ये टर्शरी है क्योंकि इसमें 3 आर है। ये कौन सा है, ये प्राइमरी है एंड ये है सेकेंडरी, ठीक है। ये तो है ही नहीं, ये तो सिंपल जो है मिथाइल, जो हैलाइड होगा मिथाइल हैलाइड होगा। अगर एक्स की जगह Cl आ गया तो मिथाइल फ्लोराइड हो जाएगा, ये अल्काइल हैलाइड जनरली इसका नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन की सेकंड एमसीक्यू की जाने बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड कैन नॉट प्रोड्यूस एन अल्कीन व्हाइल ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटाश हाइड्रोक्साइड। तो देखें इथाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, इन सबको अभी साइड में रहने दें। पहले आप मुझे बताएं कि अल्कीन होता क्या है, अल्कीन क्या होता है। अल्कीन मस्ट बी कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, हाइड्रोजन वगैरह का भी आप भूल जाए, ठीक है। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो। अब आप मुझे एक बात बताएं, व्हाट इज मीथाइल, एक कार्बन, ठीक है। व्हाट इज इथाइल, 2 कार्बन। व्हाट इज प्रोपाइल, 3 कार्बन। अब मुझे बताएं डबल बॉन्ड तभी बनेगा ना जब कोई 2 कार्बन होंगे। तो मिथाइल में हाउ इट इज पॉसिबल कि एक मिथाइल जो है वो हमें अल्कीन बना कर देगा। तो कभी भी आपने मीथेन नहीं सुना होगा क्योंकि इट डजंट इवन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2, एमसीक्यू नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है कि वो कैन नॉट प्रोड्यूस, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा एक अल्कीन। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। इथाइल, आई होप सबको क्लियर दिख रहा हो, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड इज। तो आपने एक चीज याद रखनी है कभी भी, अच्छा ये जो मैग्नीशियम आ जाता है ना, इसको जनरली हम कहेंगे अल्काइल। इथाइल था कुछ भी आ सकता है, अल्काइल मैग्नीशियम अपनी जगह पे ही रहता है, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट, ब्रोमाइड की जगह Cl या फिर Br कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना इसको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं, जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है ये। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बन के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। क्या मिलता है हमें, कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। तो उसका जनरल नेम होता है अल्कानोइक एसिड। अल्कानोइक एसिड में अल्का जो वर्ड है उसकी जगह मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है कि बनेगा क्या, एक अल्कानोइक एसिड बनेगा। तो इनमें से कौन सा बनेगा, मीथेनोइक एसिड बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा या फिर ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो इसके लिए हम आपने एक ना छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, इसके अलावा आपकी पूरा परफॉर्म लिख के भी दिखाऊंगी। आपने एक ट्रिक याद करनी है, अगर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इथाइल तो उससे एक ज्यादा वाला बनेगा यानी प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे मिथाइल होता तो फिर इथानोइक बनता, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रोपाइल होता तो फिर ब्यूटानोइक बनता। तो ये एक ट्रिक होती है। अब मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ आपको। इन्होंने हमें दिया था C2H5 Mg Br, आई थिंक Br ही दिया था, Br दिया था। अब रिएक्ट करवाते हैं हम इसे, इन्होंने किससे रिएक्ट करवाने के लिए कहा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम खोल के अगर लिखें तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम रिएक्ट करवाना स्टार्ट करते हैं। तो
बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा सबसे पहले तो इसे रहने देते हैं हम, इस पर कोई नहीं देते, इस वाले डबल बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की भी वैलेंसी ओपन हो गई और कार्बन की भी वैलेंसी ओपन हो गई। ऑक्सीजन जो है वो पार्शियली नेगेटिव है तो पार्शियली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और MgBr इसके साथ आकर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि मैग्नीशियम की होने की वजह से ये एज वैसे कार्बन जो है पॉजिटिव आयन होता है, बट यहाँ पर मैग्नीशियम की होने की वजह से ये नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो अब हम इस नेगेटिव आयन को इसके साथ वेव करवाएंगे। तो फिर यहाँ पर जो हमें कंपाउंड मिला, बट ये जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड है, इसको स्टेबल करने के लिए हमें जो है इसकी जी, तो अभी जो हमें कंपोनेंट मिला है, कंपाउंड मिला है, ये एक अनस्टेबल है, ये स्टेबल इस फॉर्म में नहीं रह सकता, तो इसमें मजीद हाइड्रोलिसिस होती है। अब ये जो भी कंपाउंड बना है ना, उसको मैं दोबारा लिखती हूँ। ये बना था C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड O MgBr, ये एक कंपाउंड बना था। इसकी मजीद हाइड्रोलिसिस होगी क्योंकि ये स्टेबल नहीं रह सकता अपनी फॉर्म में। हाइड्रोलिसिस मीन्स हम इसे वाटर से रिएक्ट करवाएंगे, ये अच्छा, ठीक है। मैंने इसे H2O को खोल कर लिखा है। अब यहाँ पर ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, पार्शियली नेगेटिव जो है वो पार्शियली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा यानी Mg को, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन जाएगा, मैं नीचे लिख रही हूँ, कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा OH MgBr, ठीक है। अब दूसरी जानिब ये जो कंपाउंड बचा है इसे हम अलग से लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। ये बना C2H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, ओके। MgBr जो है वो हट गया, इसके पास चला गया, तो ये ऑक्सीजन की वैलेंसी ओपन है क्योंकि ये नेगेटिव है, पार्शियली पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर H जो है यहाँ आ जाएगा। तो आपने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, कार्बोक्सिलेट का जनरल फॉर्मूला होता है R, फिर कार्बोनाइल, इसे कार्बोनाइल कहते हैं, ठीक है। ऑक्सो, ऑक्सो पर हाइड्रोजन, तो देखिए हम यही है ना, कार्बोनाइल है, फिर ऑक्सो पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आर की जगह तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे मिथाइल आ चुका है। तो आपने एक चीज नोटिस की, हमने मिथाइल लिया था, बना क्या, तीन कार्बन आ गए हमारे पास, ठीक है। 2 कार्बन हमने लिया था, 3 कार्बन आ गए, 1 2 एंड दिस वन इज 3। तो मुझे बताया इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन मीन्स प्रोपेन, ठीक है। तो और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका ओइक एसिड लगता है, तो हमारे पास बन जाएगा प्रोपन ओइक एसिड। दैट्स इट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Grignard reagent with esters produce। अच्छा, तो ये सिंपल आप देख लें, ईस्टर्स के साथ रिएक्ट करके Grignard reagent जो होता है वो कीटोन की फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, बस पहले से सॉल्व हुआ है। देखिए, when Grignard reagent reacts with esters it produces ketone, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा Grignard reagent लिया था, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, जिसे हमने रिएक्ट करवाया था किससे, ईस्टर से। ईस्टर क्या होते हैं, सेम अभी आपने वो किया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम वही होते हैं, बस वहाँ पे हाइड्रोजन था ना, ये O के बाद हाइड्रोजन था ना, यहाँ पर O के बाद एक और R ग्रुप होता है, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, T कुछ भी हो सकता है। तो अब इनका नाम क्या हो जाता है, जो O के बाद जो भी ग्रुप होता है ना वो हम पहले लिख लेते हैं। O के बाद कौन सा ग्रुप था, मिथाइल था, हमने पहले लिख लिया। उसके बाद जो चेन का नाम होता है, चेन का नाम क्या था, 2 कार्बन वाला, ईथन हो गया। और ये जो पूरा फंक्शनल ग्रुप है ना, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप होता है किसका, ईस्टर का, तो उसका फंक्शनल ग्रुप के आखिर में OH लगाना होता है। तो हमने पूरा नाम क्या बनाया इसका, मिथाइल इथेनोएट, जिसे हम एसिटिक एसिड मिथाइल ईस्टर भी कहते हैं, या फिर इसको जनरली हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो C3COO CH3 लिखते हैं। अच्छा, अब हमने इसे रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, एक अनस्टेबल कंपाउंड बना। हाउ दिस इज पॉसिबल, देखिए कार्बन के 2 बॉन्ड थे ना, ये टूट गए, ठीक है। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी ओपन हो गई, एक कार्बन की वैलेंसी ओपन हो गई। कार्बन चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव ग्रुप को अट्रैक्ट करेगा MgCl को, और यहाँ पर CH3 बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव यही बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव कार्बन है यहाँ पर इसको अटैक करके अनस्टेबल कंपाउंड बना देगा। इसकी मजीद ना अब हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, इसकी रीअरेंजमेंट होगी, खुद ही अपने आप में रीअरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है कौन से दो कंपाउंड जो है वो रीअरेंज होंगे, तो इनको भूल जाएं आप। MgCl था और ये देखें यहाँ पर है ना, ये वही है, OCH3 था, ये आपस में रीअरेंज होकर यहाँ पर एक नए कंपाउंड बना लेंगे, और यहाँ पर एक प्रोपेनॉन बन गया। ओन किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन का होता है, तो दिस इज एक्चुअली कीटोन। ऑलराइट, अब ये जैसे यहाँ पर प्रोपेनॉन बना है, ब्यूटानॉन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है, कुछ भी बन सकता है। बस आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी, बट बनेगा कीटोन ही। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमाइन एक्ट एज बेसिस बिकॉज, तो सबसे पहले तो हम बताएं बेस क्या होते हैं उनका, क्या वो क्या करते हैं, OH को एक्सेप्ट करते हैं, नो, वो OH को डिनोट करते हैं। बट यहाँ पर अमाइन के पास तो OH होते ही नहीं है ना, तो देन हाउ इट इज पॉसिबल कि वो बिहेव करेंगे बेस की तरह। देखिए, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि वो हाइड्रोजन के साथ उनको कुछ लेना देना होगा। तो आपको पता है बेस जो होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन को डिनोट नहीं करते, दैट इज व्हाई अमाइन इज एक्सेप्टर ऑफ H+, यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। सेकंड, द स्ट्रक्चर प्राइमरी अमाइन इज टेट्राहाइड्रोपिरामिडल, इसको हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप देखें, देन यू विल गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अल्काइल अमाइन व्हेन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट यील्ड्स डायज़ोनियम सॉल्ट। होता क्या है मैं आपको अभी दिखाती हूँ। देखिए, व्हेन अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड HNO2 को कहते हैं, ठीक है, HNO3 मत लिख दीजिएगा, HNO2 को कहते हैं, फिर वो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपने जरूर मेंशन करना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, इट प्रोड्यूस डायज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, डायज़ोनियम सॉल्ट होता क्या है? अच्छा मुझे बताएं, नाइट्रोजन हमेशा कौन सा चार्ज कैरी करता है? नेगेटिव। आप अभी पीछे देखे हैं, नाइट्रोजन ने नेगेटिव चार्ज कैरी किया। देन अगर उसे मजबूरन जो है पॉजिटिव बनना पड़ जाए, देखिए नाइट्रोजन ना 3 बॉन्ड्स बनाता है, कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। बट अगर मजबूरन उसे 4 बॉन्ड बनाने पड़ जाए, ठीक है, अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करना पड़ जाए, देन इट विल बी टर्म्ड एज डायज़ोनियम आइन, ठीक है, और जनरली डायज़ोनियम सॉल्ट। जब उसे हम मजीद जो है रिएक्ट करवाएंगे HCl से एंड OH से। करवा के दिखाती हूँ मैं आपको। हमने सिंपल एक अमाइन लिया था, ठीक है, अमाइन मिथाइल अमाइन है ये, CH3NH2 मिथाइल अमाइन कहेंगे इसे। मिथाइल अमाइन को हमने नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करवाया, तो हमने देखा ये जो H2 और O मिलकर वाटर बन गए, ठीक है, और मजीद हमने देखा तो CH3 यहाँ पर, N ये वाला और एक N ये वाला, ठीक है, बाकी OH जो है वो निकल गए। अब यहाँ पर एक N आ गया, ये दूसरा भी N है, N के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है हमेशा, ठीक है, लेकिन मजबूरन N को एक मजीद जो है वो एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाना पड़ा जो नहीं बनाता वो, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आके इसे शो करना जरूरी है, जैसे हम डायज़ोनियम आइन कहेंगे। अब डायज़ोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा इस आइन से देखते हैं। अगेन हमने डायज़ोनियम आइन लिया, उसे हमने HCl से रिएक्ट करवाया, और यहाँ पर जो हमारे पास मौजूद था OH नेगेटिव, उससे रिएक्ट करवाया, तो अगेन वाटर बना, ठीक है, ये वाला OH, ठीक है, एंड दिस वन इज H, तो H2O बन गया। Cl बचा हुआ है सिर्फ हमारे पास, तो अब सेम टू सेम हम ऐसे ही लिखेंगे, Cl से रिएक्ट करवा देंगे, तो क्योंकि ये डायज़ोनियम सॉल्ट था, सॉरी डायज़ोनियम आइन था और ये Cl था, दोनों मिलकर एक साथ सॉल्ट कहलाएंगे, जिसे हम डायज़ोनियम क्लोराइड यानी डायज़ोनियम सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। Now SN2 reaction occurs most easily if the substrate molecule is SN2 reaction कब ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म हो सकता है? अच्छा मुझे बताइए कि SN2 रिएक्शन है क्या? SN2 रिएक्शन में आप एक चीज़ जान लें, SN2 रिएक्शन में ना बॉन्ड का टूटना एंड उसका नए जो है नए रिएजेंट के साथ बॉन्ड बनाना, पुराने वीक न्यूक्लियोफाइल से अपना रिएक्शन। व्हाट इज SN? SN इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बाय रिमूविंग वीक न्यूक्लियोफाइल। जब वो वीक न्यूक्लियोफाइल को निकालता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को एक्सेप्ट करता है, देन दिस रिएक्शन नोन एज SN। बट SN1 और SN2 क्या? SN1 में क्या होता है? टर्शरी मैं आपको दिखाती हूँ, बाकायदा पूरा सॉल्व करवाती हूँ मैं। देखिए SN1 रिएक्शन जो होता है ना, उसमें जो रेट का एक्सप्रेशन होता है उसमें सब सबस्ट्रेट पाया जाता है, ठीक है, सबस्ट्रेट पाया जाता है, सिर्फ रिएजेंट नहीं पाया जाता, क्योंकि पहले सबस्ट्रेट से रिएक्ट होता है फिर रिएजेंट मिलता है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। लेकिन ये जो SN2 रिएक्शन होता है ना, ये मेजरली जो है SN1 रिएक्शन जो होता है ये मेनली टर्शरी या फिर सेकेंडरी पे होता है, बट ज़्यादा टर्शरी पे होता है। टर्शरी पे क्यों? आप देखिए टर्शरी पर ना 3 R ग्रुप है, 3 R ग्रुप हाइड्रोजन है, देखिए ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग। तो अब ना जो रिएजेंट आएगा, मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल तस्वीर कर लिया, कुछ भी OH भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग जो रिप्लेस करना चाह रहे हैं इस हाइड्रोजन को, H को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ये जो X है ये हट जाए और इसकी बजाय कुछ भी आ जाए, OH आ जाए या फिर NH2 आ जाए, अमाइन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, बट पॉसिबल नहीं हो रहा उसके लिए। वो यहाँ से एंट्री करने की कोशिश करेगा तो ये शील्डिंग इफेक्ट उसको रोकेगा, वो यहाँ से आने की कोशिश करेगा तो ये वाला शील्डिंग इफेक्ट उसे रोकेगा, यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला। तो अब क्या हुआ? अब सोचा गया कि अब डायरेक्ट तो अटैक नहीं हो पा रहा, तो एक काम करते हैं, हम पहले हाइड्रोजन को निकाल देते ताकि यहाँ से एक जगह खाली हो जाए। तो हमने हाइड्रोजन को निकाला, ठीक है, तो ये कार्बोनियम आइन बना। फिर वो कार्बोनियम आइन जो होगा वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट होकर जो है वो बनाएगा, क्योंकि फिर ये वाली जगह जो है वो खाली हो जाएगी, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ये तो सिंपल था SN1। देन व्हाट इज SN2 रिएक्शन? SN2 रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट जो है ना वो मिनिमम होती है, कम होती है। अब ये देख लें, ये हमने तस्वीर किया है एक ये वाला, ठीक है, यहाँ पर देखिए R ग्रुप कहाँ है? सिर्फ एक ही है, X भी एक ही है, बट यहाँ से भी तो आ सकता है, देखिए यहाँ पे सिर्फ H है, ये जगह भी तो खाली है, यहाँ भी तो आ सकता है, यहाँ पे सिर्फ H है, दो जगह खाली है, यानी इतनी मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट है कि न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, इतना वीक रिएजेंट हमारे पास है। तो हमने क्या किया? हमने देखा, तस्वीर किया कि अब जो X से बॉन्ड टूटेगा ना, क्योंकि हमें तो X को निकालना है, N को लेकर आना है, न्यूक्लियोफाइल को लेकर आना है, X को हटाना है, तो क्योंकि कार्बोनियम आयन बनाने की जरूरत ही नहीं है, अब तो इजीली ये अटैक कर सकता था ना, तो NU C के पास आ रहा है, X उसके पास जा रहा है, तो ये दोनों बिल्कुल साथ साथ हो रहे हैं, साथ साथ बॉन्ड टूट रहा है, साथ साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और इस
को हमने एक ट्रांजिशन स्टेट यानी इंटरमीडिएट स्टेट है, तो हमने इसे स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया है और इसका नाम हमने दे दिया इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट। अब आपने यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ लें। इन प्राइमरी अल्काइल लाइट शील्डिंग इफेक्ट इज मिनिमम, देयरफॉर न्यूक्लियोफाइल कैन डायरेक्टली अटैक द अल्फा कार्बन, therefore an intermediate transition state appear in which both the bond formation and bond cleavage occur simultaneously, hence halogen releases as a weak nucleophile, the product obtained is phase inversion. Okay, so Carrick acid 2 reaction occurs most easily if substrate molecule is methyl iodide. methyl iodide होगा तो ज़्यादा easily हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही X कंपाउंड है हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने गलत दिया हुआ है, यहाँ पर मिथाइल लिखा हुआ था, ठीक है, बट उसे इथाइल होना चाहिए, देन ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। आपके लिए मैंने सॉल्व किया है ये, यू कैन सी, ठीक है, ये रिएक्शन आप देख सकते हैं। इथाइल होगा तो ही प्रोपेन बनेगा, मिथाइल होगा तो प्रोपेन नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, सो लास्ट वन, द रेट SN1 मैकेनिज्म डिपेंड्स अपॉन, तो मैंने आपको अभी दिखाया SN1 में जो रेट एक्सप्रेशन होता है इसमें सिर्फ सबस्ट्रेट होता है, और जबकि SN2 में सबस्ट्रेट के साथ रिएजेंट मौजूद होता है, क्योंकि दोनों साथ साथ हो रहे होते हैं, बट यहाँ पे पहले कार्बोनियम आयन फॉर्म होता है, देन फिर वो कार्बोनियम आयन जो है वो अटैकिंग रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड बनाता है। आई होप आपको समझ आ गई होगी वीडियो, हर एक चीज़ क्लियर की है मैंने। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम हो देन यू फील फ्री टू आस्क। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।